हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आ चुके हम एक और नई वीडियो आपके साथ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक जीके की मैराथन क्लास। ठीक है, जो कि आपका जितना भी सिलेबस बनता है जीके का वो सब कवर हो जाएगा। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहना। और ये मैराथन क्लास है, 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी टाइम लगे उतना लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ये थोड़ा बहुत बचता है तो अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो किस किस के लिए है, देखो ये कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीके आता हो, जीके जनरल अवेयरनेस, ठीक है, कुछ भी आता हो, तो जीके हर हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन जीके के ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए है। वैसे मैंने स्पेशली ये एयरफोर्स ग्रुप सी और आपका NWDA LDC हो गया और आपका BPSC LDC, तो इन तीनों के लिए मैंने स्पेशली बनाई है, क्योंकि मैं इनकी तैयारी कराता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, मैथ की क्लास चल रही है रेगुलरली। मैथ के एक टीचर हैं इंजीनियर BK सर, तो वो आपकी मैथ की क्लास ले रहे हैं, उनको लीजिए आप जाके। और 1-2 दिन में उनकी मैराथन क्लास आने वाली है, जिसमें जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सबसे क्वेश्चन लिए जाएंगे। और आपकी देखो उसकी जो रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग क्लास मैंने बहुत सारी ले ली है, 10-15 प्रैक्टिस सेट करा दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। और ये आपकी जीके की क्लास मुझे लानी पड़ी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और बताना क्लास कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। देखो जो भी एयरफोर्स ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम अभी आ चुका है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले भारतीय गवर्नर जनरल, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये भारतीय हटा दूं, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, अगर मैं पहले की बात करूं, पहले गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। और यदि मैं बात करूं पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे आपके CD देशमुख। कौन थे, CD देशमुख। याद रखना अच्छी तरह, एक एक जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में कई कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन बेकार नहीं है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और आगे अगर बात करें वर्तमान में कौन है, तो वो है आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, तो देखो आगे अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विटामिन से। तो विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया आपका कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है, तो चलो बताइए कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो सबको पता होगा कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो वो है B और C। कौन कौन सी है, B, C। B और C, ये दोनों विटामिन क्या है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। तो यही आपका क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, तो B और C। और अगर पूछा जाए कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, जल्दी बताइए। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, A, D, E और K। ये चारों विटामिन किस में है, ये चारों विटामिन किस में घुलनशील है, ये चारों विटामिन आपकी वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K, और जल में घुलनशील विटामिन ये हो गई आपकी B, C। ठीक है, अब आगे चलें। अच्छा एक बात और जान लो, जो विटामिन C है वो किस में पाई जाती है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें पाई जाती है। और विटामिन D आपकी सूर्य के प्रकाश से, और विटामिन A ये सब्जियों गाजर में। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में, और बात करेंगे जब साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए गांधी इरविन समझौता, अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता बताइए, ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका मिशिगन। किस झील के किनारे स्थित है शिकागो? ये शिकागो, तो ये है मिशिगन झील के किनारे स्थित है। ठीक है, शिकागो और क्या है? शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी है। क्या है? मांस की सबसे बड़ी मंडी। ठीक है, और शिकागो में ही धर्म सम्मेलन के लिए कौन गया था इंडिया से? तो शिकागो में ही जब धर्म सम्मेलन हुआ था तो कौन गए थे? हमारे यहाँ से स्वामी विवेकानंद। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आपका जो एलडीसी हो गया, अब उसमें 24 पोस्ट हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उसी के लिए इसकी तैयारी करो। ठीक है, ऐसी तैयारी करो कि कुछ और भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सको। ठीक है, मतलब और भी कोई फॉर्म पड़ा हो तो उसकी भी एक तरह से इसी के साथ तैयारी करते चलो, क्योंकि लगभग सभी एग्जामों में जीके मतलब जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है जीके। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ, ये तो लगभग लगभग सभी एग्जामों में होता है। तो उसके हिसाब से करो कि और इसके अलावा और भी एग्जाम हो, या तो कोई ऐसा हो कि मान लो उसमें वैकेंसी ठीक ठाक है तो प्रॉपर उसी की तैयारी हो। एसएससी जीडी हो गया, या आपका पुलिस हो गया, तो या आपका रेलवे हो गया, तो ये एक ऐसे एग्ज़ाम है कि इनमें प्रॉपर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, तो आप उनकी एकदम प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। लेकिन ये छोटे मोटे जिनमें 20 वैकेंसी 30 50 100 निकल रही हैं, तो उसकी अगर तुम बिल्कुल उसी की करोगे तो ये सही नहीं है। उसके हिसाब से करो कि आगे के और भी एग्ज़ाम दे सको। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? अब ये क्वेश्चन है, ये लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो आपको ही पता होगा। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए किस नदी पर है? तो ये कौन सी नदी पर है? ये है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और जो स्टैचू ऑफ द यूनिटी है वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, जो कि सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है, इमारत मूर्ति। ठीक है, इमारत बोल रहे हैं हम, इमारत नहीं मूर्ति। ठीक है, अच्छा ये क्या है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा आपका 72। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है वो 72, अनुच्छेद 72 में होती है। ठीक है, अब बात आती है जनसंख्या घनत्व की। तो यहाँ से बताइए जनसंख्या घनत्व, तो बताइए जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बताइए आप कहाँ कहाँ है? अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, अगर क्वेश्चन किस तरह से आता है, सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है बिहार, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है आपका दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो यदि आपने बिहार लगाया है तो आपका बिल्कुल गलत आंसर है। यदि आपने उत्तर प्रदेश लगाया है तो बिल्कुल गलत है। आपने दिल्ली लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाए अगर ये ऑप्शन है तो आपका दिल्ली होगा। आंसर क्या होगा? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लेता
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? क्या पूछ लेता? किस राज्य का है? राज्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तब उसमें क्या आया था? तब उसमें आता आपका बिहार। तब क्या आता? बिहार। तो ये क्लियर हुआ। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कहाँ का है? जल्दी से बताइए। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कहाँ का है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और कितना है जनसंख्या घनत्व? तो ये है आपका 17। कितना है? 17। ये इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये तो जनसंख्या घनत्व था। एक बार जनसंख्या के ऊपर और देख लो, जनसंख्या के बारे में। तो देखो जनसंख्या, अगर आपसे जनसंख्या पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो आप क्या जवाब दोगे? सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है। कहाँ की है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है। और सबसे कम जनसंख्या, तो सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है। और अगर पूछा जाए, सबसे कम जनसंख्या हो गई, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर बताइए, ये सबसे ज़्यादा हो गई, ये सबसे कम हो गई। अगर दूसरे नंबर की बात आती है तो दूसरे नंबर पर कहाँ का बताओगे? दूसरे नंबर पर बताइए कौन सा स्टेट आएगा? तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका कौन सा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पर? महाराष्ट्र। तो ये क्लियर हुआ जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपके, क्लियर हुए कि नहीं हुए? चलो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? जल्दी से बताइए, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर बताइए, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो देखो माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट केटू की ऊंचाई 8611। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसी को केटू को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611। ये काराकोरम के अंदर स्थित है। कहाँ पर? काराकोरम। काराकोरम के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6811। और इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये कह रहा है दक्ष के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है? दशक। ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, ध्यान मत देना उस पर। ठीक है, ये क्या है? दशक। इसको समझना क्या है? दशक है। दशक के आधार पर, दशक के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो दशक के आधार पर मतलब दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये प्रारंभ हुई किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। लेकिन अगर पूछी जाए कि किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई, जो चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, वो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका मुख्यालय से। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इसमें मैच हो गए हैं। ठीक है, ये देखो, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये है मुख्यालय। तो पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यालयों की, क्योंकि मुख्यालय से क्वेश्चन बनता है। क्या? मुख्यालय से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, मुख्यालय। तो देखो इसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र मुक्त संघ। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अगर हम बात करें आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अगर मैं बात करूं WHO,
WHO और WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय है जिनेवा में। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। अगर बात करूँ यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस में। तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुख्यालय हो गया। अब इसके बाद है आपका विश्व जनसंख्या दिवस। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए भाई, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब आगे देखिए, और भी जो दिवस हैं वो अभी चलो बताता हूँ, उनको भी रुको, 1-2 मिनट रुको। उस जो दिवस इम्पोर्टेंट जितने भी दिवस हैं उन सबको देख लेंगे अभी इसी वीडियो में। ये कह रहा है शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? जल्दी से बताइए, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो ये हो जाएंगी 6। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, ये क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं? तो वो हो जाएंगी 6। कौन कौन सी? देखो, कन्नड़ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कन्नड़। ठीक है, इसके बाद आपकी मलयालम हो जाएगी। कौन सी? मलयालम। कन्नड़ कहाँ की है? कन्नड़ है कर्नाटक की। मलयालम है केरल की। उसके बाद आपकी तीसरी हो जाएगी तमिल। जो कहाँ की है? तमिलनाडु की। ठीक है, और उसके बाद आपकी तेलुगु हो जाएगी। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु, चेन्नई। ठीक है, तमिल हो गई आपकी, और उड़िया हो गई। एक हो गई उड़िया। ये कहाँ की? उड़ीसा की। और जो आपकी एक और बची, ये 5 हो गई। एक और बची, वो हो जाएगी आपकी कौन सी? संस्कृत। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? संस्कृत। तो ये हो गई आपकी क्लासिकल लैंग्वेज, और जो हिंदी है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अब देखो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं आपके? 8 नृत्य हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। और क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वो हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक काम करना, किसी एग्जाम को उठा के देखना, और ये वीडियो पूरी देखने के बाद उस एग्जाम के क्वेश्चन को लगाना, और ये देखना कि क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बस। ठीक है, और जो भी आप एयरफोर्स ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, आपके एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसका भी एडमिट कार्ड आ गया हो वो उसका फ़ोटो खींच के भेज सकता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है NSK क्लासेस। इस पर जाके ज्वाइन हो जाना, और वहाँ पे आप इसको एडमिट कार्ड को, मेरा पर्सनल होगा, ठीक है, वहाँ पे शेयर कर देना पर्सनल नंबर पे। उस ग्रुप में जाके मेरा वो निकाल लेना, वहाँ पर पर्सनल शेयर कर देना। ठीक है, ग्रुप में मत करना, पर्सनल करना। और जो भी मान लो 5 तारीख से पेपर स्टार्ट है, जिसका भी पेपर हो तो वो पेपर का क्वेश्चन ज़रूर सेंड करे। ठीक है, जो पेपर के क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर सेंड करे, उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, पूरा कैसे क्वेश्चन, कितना क्या आ रहा है। ठीक है, वो सब देखना है। जितने भी क्वेश्चन आए, मान लो 50 क्वेश्चन आए जीके के, ठीक है, या 25 ही आए, वो सब देख पता चल जाएगा 5 तारीख को। और जितने भी क्वेश्चन आए वो बताना ज़रूर कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, मैथ के, इंग्लिश के, जीके, रीजनिंग, तो चारों में से जितने जितने क्वेश्चन आए ज़्यादातर सबको, ठीक है, लाना है आपको। तो याद करके और बताना है कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और टॉपिक तो खासकर याद करके आना कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर रीजनिंग में, मैथ में और इंग्लिश में। और जीके का तो कुछ पता ही नहीं कहाँ से कैसे पूछ लिया। ठीक है, वैसे ये जीके का पार्ट हो गया, जीके का पूरा क्लियर है।
और आपका करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स शायद आप क्लास ले रहे होगे कहीं से, करंट अफेयर्स वहाँ से क्लियर हो गया आपकी, और जीके ये क्लियर हो जाएगी जीके। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैराथन क्लास ले लो करंट की 6 मंथ की, जो करंट अफेयर्स की जनवरी से अब तक की, कहीं देख लो मैराथन क्लास हो 8-10 घंटे की, जितनी भी हो वो देख लो, या फिर कहीं से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन मिल जाए तो मैराथन क्लास जरूर लेना, ठीक है। लास्ट 6 मंथ वो जरूर आएंगे उनमें से क्वेश्चन। तो चलो आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी सबको पता होगा, 1885 में। किसने की थी, किसने की थी, तो ये की थी ए ओ ह्यूम ने, ठीक है, ए ओ ह्यूम। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री, बताइए, बहादुर, तो इसकी समाधि, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, इनका नाम है विजय घाट, ठीक है। क्या नाम है, विजय घाट। जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है, विजय घाट। और जो मोरारजी देसाई हैं उनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, उनका नाम है कौन सा, अभय घाट, ठीक है, अभय घाट। तो आगे इसमें और देख लो, इन्होंने कौन सा नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने, ये क्या है, ये कुछ नहीं, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। कौन सा नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, ताशकंद समझौता किया था 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ताशकंद समझौता, ठीक है। तो ताशकंद समझौता भी पूछता है कभी कभी, तो ये क्वेश्चन याद होने चाहिए तुरंत की तुरंत, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है, विजय घाट। और जय जवान जय किसान इनका नारा था, और ताशकंद समझौता किया था इन्होंने, ठीक है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, बताइए। 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें किसने की थी अध्यक्षता, अंबिका चरण, किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, मजमूदार। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, देसाई मोरारजी देसाई के द्वारा ये सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी में गंध किसके कारण होती है। एलपीजी में गंध किसके कारण होती है, तो ये होती है मरकैप्टोन। क्या होती है, मरकैप्टोन, ठीक है, मरकैप्टन, मरकैप्टन के कारण होती है। और इसी किस किस से होती है, ये होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। अच्छी तरह मैंने ये सीमा वाला पार्ट कराया था। तो इसमें सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, राज्य पूछ रहा है, ठीक है। जो बांग्लादेश है उसकी सीमा सर्वाधिक किस राज्य से लगती है, जल्दी से बताओ। तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या है, पश्चिम बंगाल। तो ये पश्चिम बंगाल से लगती है। और आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, और जो भारत की सीमा है वो भी बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, देखो सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये की थी 1925 में, ठीक है। कब की थी, 1925 में की थी। और कौन सा अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने की थी। और यही क्या थी, जो सरोजनी नायडू थी वो सबसे पहली
अब यहाँ से देखो एक और क्वेश्चन, जो सरोजिनी नायडू थी वो कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष कौन? भारतीय महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। और अगर बात की जाए कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। इतनी बात क्लियर हुई। सरोजिनी नायडू को ही क्या बोला जाता है? कोकिला, भारत की कोकिला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका बनता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। कहाँ पर है? मनीला। इसकी स्थापना कब हुई? 1966। कितने मेंबर हैं? 68, ठीक है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1960। कितने मेंबर हैं? 68, ओके। चलो, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। इस लुईस पास्चर। ये किसके काटने पर होता है? रेबीज। जो रेबीज होता है वो किसके काटने पर होता है? वो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम किसान घाट है, ठीक है। आगे चलो, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ये है आपका असम में, ठीक है। कहाँ पर है? असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। जो माजुली द्वीप है वो असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? जल्दी बताइए, जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो देखो, जनसंख्या किस सूची का विषय है आपका? ये है समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची का विषय है। अगर बात करें जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा आपका संघ सूची का विषय। जनगणना किस सूची का विषय हो जाएगा? संघ सूची का विषय, जनगणना, ठीक है। याद रखना, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से डाउट भी होता है। जनसंख्या तो समवर्ती, जनसंख्या समवर्ती। और अगर जनगणना कहा जाए तो संघ सूची, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब आगे चलो, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? जब दूध से दही बनता है तो किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो वो होता है लैक्टोबेसिलस, ठीक है। लैक्टोबेसिलस, ठीक है, लैक्टोबेसिलस। आगे देखो, मोरारजी देसाई के समाधि घाट का नाम क्या है? पहले ही बता चुका हूँ, मोरारजी देसाई के समाधि घाट का नाम क्या है? अभय घाट, ओके। आगे देखो अगला, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। किससे है? गरीबी से। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ से तुम्हारे लाओ दिवस सारे कंप्लीट करा दूँ, जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ठीक है, तो उनको करा देता हूँ। विश्व हिंदी दिवस जल्दी से बताइए कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हिंदी दिवस तो ये बनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगर बात करूँ मैं
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो विश्व हिंदी दिवस रहा, ठीक है। अब बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर, 14 सितंबर ये हो गया आपका हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस, ठीक है। और ये हो गया आपका विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। इतनी क्लियर हुआ बात, ठीक है। अब देखो अगला मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो गया आपका 25 जनवरी, 25 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च, 22 मार्च, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? जल्दी से बताइए। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 क्या हो गया? 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल हो गया। और अगर 22 मई की बात करें तो 22 मई को क्या बनाया जाता है? 22 मई को बनाया जाता है जैव विविधता दिवस। क्या बनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। तो तीनों देखो, अगर विश्व जल दिवस की बात करूं, किसकी? विश्व जल दिवस की, तो जल कब मनाया जाएगा? जल कब मनाया जाएगा? जल दिवस मनाया जाएगा 22 मार्च, मार्च, ठीक है। पृथ्वी 22 मई। और जैव विविधता तो कौन सा हो जाएगा? 22 अप्रैल और वो हो जाएगा मई, ठीक है, 22 मई। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता 22 मई, ठीक है। तंबाकू निषेध दिवस। तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, ठीक है, 31 मई को, ठीक है। 31 मई को क्या बनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस। जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस पहले ही बता चुका हूँ, जल्दी से बताओ क्या होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखो ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस जल्दी से बताओ, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 सितंबर को बनाया जाता है आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस, ठीक है। अगर विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। ये बनाया था 16 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर। ओजोन परत कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। और विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर, ठीक है। आगे चलो संविधान दिवस। जो संविधान दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका संविधान दिवस 26 नवंबर, ठीक है। कब बनाया जाता है? 26 नवंबर। और अगर हम बात करें 26 नवंबर को और कौन सा डे बनाया जाता है तो वो बनाया जाता है नेशनल मिल्क डे, ठीक है, नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है कब? 26 नवंबर को, याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन एड्स दिवस। सबको पता होगा एड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स डे, ठीक है, एड्स दिवस। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व मृदा दिवस, ठीक है, विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है आपका? ये बनाया जाता है 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को बनाया जाता है आपका विश्व मृदा दिवस। अब आगे देख लो, एक दो दिवस और हैं। मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है आपका 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। और आपका अगला रहा राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 24 दिसंबर, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। और विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस आप बताइए कहाँ पे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च। ये हो जाएगा आपका विश्व
उपभोक्ता संरक्षण दिवस, ठीक है, ये बनाया था आपका 15 मार्च को। तो दिवस क्लियर हुए। अब चलते हैं आगे। अब बताइए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रो नहीं है, ये क्या है, हाइग्रो, क्या है, हाइग्रो। हाइग्रोमीटर के द्वारा किससे मापा जाता है, किसे नहीं, किसे, किसे, ठीक है, किसे मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, जल्दी बताइए। जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है ना, उसको मापते हैं हम किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक है। अब बताइए और थोड़े देख लीजिए कि यंत्र, ठीक है, और थोड़े बहुत यंत्र देख लीजिए, एक दो। जो दाब होता है ना, दाब, दाब को हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर। दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। और अगर मैं बात करूं रक्त दाब, जो रक्त दाब होता है, रक्त दाब किसके द्वारा मापते हैं, स्फिग्नोमीटर, किसके द्वारा, स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर, ठीक है, ये हम स्फिग्नोमीटर के द्वारा मापते हैं। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ तो क्लियर हुआ इतना। अब मैं बात करता हूं आपसे कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने दिया। क्या आप कह सकते हो कि कोई वस्तु गतिशील में है कि स्थिति में है, मतलब विराम में है कि गति में, आप कह सकते हो किसी को, बिल्कुल नहीं कह सकते, डायरेक्ट इस तरह नहीं कह सकते। दो व्यक्ति बैठे हैं आमने सामने, क्या तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति स्थिति में, नहीं बोल सकते। इसमें क्या है, आपको किसी के सापेक्ष बोलना होगा कि वो स्थिति में है या गति में। अब जैसे जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा, ठीक है, या सूर्य है, तो आप बोल सकते हो कि वो गति में है कि स्थिति में, चंद्रमा है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि वो स्थिति में है, विराम में है कि गति में है, कुछ नहीं बता सकते हम, ठीक है। हम किसी के सापेक्ष बता सकते हैं, हम बता सकते हैं पृथ्वी के सापेक्ष वो गति में है, ठीक है, अगर, ठीक है, पृथ्वी के सापेक्ष वो गति में है। अगर मैं बात करूं, जैसे एक व्यक्ति ये बैठा है और एक व्यक्ति ये बैठा है, अगर ये कहे क्या ये व्यक्ति गति में है कि स्थिति में, कुछ नहीं कह सकते। हम सापेक्षता का सिद्धांत से बता सकते हैं, अगर मेरे सापेक्ष कहा जाए कि ये व्यक्ति स्थिति में है गति में, तो ये स्थिति में विराम में है। और अगर वैसे देखा जाए कि ये गति में स्थिति में, तो हम कुछ नहीं कह सकते, किसी न किसी के सापेक्ष ही बता पाएंगे। जब ट्रेन के अंदर बैठे हो आप, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, इसके अंदर आप बैठे हो, तो आप अगर चार आदमी बैठे हैं उस ट्रेन में, तो उन चार आदमियों के एक दूसरे के सापेक्ष आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो विराम में है, ठीक है। और अगर कोई बाहर व्यक्ति है, वो बाहर से आपको देख रहा है, और यदि आप बाहर को देख रहे हो, आप देखते हो उसके सापेक्ष क्या मेरी स्थिति गति में है कि विराम में है, तो आपकी स्थिति गति में। तो इतनी बात क्लियर हुई, सापेक्षिकता का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था आपका अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक समीकरण दिया था, E बराबर mc², ठीक है, E बराबर mc²। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखो। सी क्या है, प्रकाश का वेग, और m क्या है, द्रव्यमान। मैंने एक, मान लो मैंने क्या किया कि 1 ग्राम का कोई पत्थर का टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और उसे यदि मैं प्रकाश की चाल से फेंकूं, प्रकाश की चाल से फेंकूं, तो उसमें एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। अब कितनी एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, 10⁻⁷ होता है ये, इसका मल्टीप्लाई 10⁻, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं, अब ये समझ लो कि यदि आप किसी दीवार में मार दोगे, चलो उसे छोड़ो, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी देखो आगे। तैरने का सिद्धांत किसने दिया,
तो तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। जैसे कोई भी वस्तु तैरती है तो वो क्यों तैरती है, इसके बारे में पूरी डिटेल में आर्किमिडीज ने बताया था। तो ठीक है, इसके बारे में जब साइंस के क्वेश्चन करेंगे, साइंस की जो अलग से, ठीक है, बीपीएससी एलडीसी के लिए, उसमें बताएंगे। प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश कौन सी तरंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, प्रकाश कौन सी तरंग है? एक सिद्धांत और जानते हो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका न्यूटन ने दिया था, न्यूटन और आइंस्टीन, ठीक है। अब देखो आइंस्टीन ने क्या दिया था? वही सापेक्षता का सिद्धांत, और गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन ने। अच्छा, आगे प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश बताइए कौन सी तरंग है? तो ये हो जाएगी आपकी, प्रकाश कौन सी हो जाएगी? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। प्रकाश कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ। अगर मैं इसी में बात करूं ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि बताइए जल्दी कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि हो जाएगी आपकी अनुदैर्ध्य, ठीक है। और अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुप्रस्थ। और ध्वनि की बात करूं तो ध्वनि हो जाएगी आपकी अनुप्रस्थ, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं अगला, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, जल्दी से बताइए। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। क्या है? क्यूरी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्रवित संयोजी ऊतक क्या है? तो द्रवित संयोजी ऊतक क्या है? सब जानते हो, ये है ब्लड। क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा आपका। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रयान फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये फर्स्ट ना होगी, इस तरह से, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च, मतलब किसके द्वारा? PSLV C11, ठीक है, PSLV C, देखो PSLV C सेकंड, ठीक है, PSLV C सेकंड, और आपका 2008 में ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये PSLV सेकंड के द्वारा, PSLV C सेकंड के द्वारा लॉन्च किया गया। और कब लॉन्च किया गया था? ये NTPC में इनसे, चंद्रयान से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रयान, मंगलयान, चंद्रयान 2, इन तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और सैटेलाइट जो 104 सैटेलाइट भेजे थे उससे भी पूछा गया था। तो चंद्रयान फर्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी पूछा गया था। और चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, ये भी पूछा गया था, 2018 में, ठीक है। अच्छा, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान आपका ये लॉन्च हुआ था आपका 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। अगर बात करूं मैं, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था आपका PSLV 25, ठीक है, PSLV 25 इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान सेकंड की बात करें हम, अगर चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 ये कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई, शायद आपने लाइव देखा हो, ठीक है, 22 जुलाई 2019, ठीक है। ये 22 जुलाई को 2019 को लॉन्च किया गया था। और ये 1 महीने बाद शायद वहाँ पे पहुँचा था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, वो क्रैक हो गया था, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। तो ये 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। और किसके द्वारा भेजा गया था? तो ये GSLV-M के थर्ड के द्वारा भेजा गया था। तो ध्यान रखना इन 3-4 क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मंगलयान हो गया। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका आंसर, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम है न्यूनतम जनसंख्या। मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। यूपी हो जाएगा। सेकंड नंबर का कौन सा है? सेकंड नंबर का महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर घनत्व की बात करूं, सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। और सबसे कम घनत्व की बात करूं, सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश।
अगर बात करूं जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती। और अगर बात करूं जनगणना, जनगणना, तो जनगणना किस सूची का विषय है, ये हो जाएगा आपका संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय। ओके, इतना क्लियर हुआ। अगर बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर बात करें किसी राज्य के बारे में, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा। इतनी बात क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं। रामसर कहाँ स्थित है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। रामसर कहाँ स्थित है, जो रामसर साइटें होती हैं वो कहाँ स्थित है, तो देखो रामसर कहाँ पे स्थित है। रामसर जो कन्वेंशन समझौता हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, वो आपका कब हुआ था, रामसर कन्वेंशन समझौता 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971। जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो कब मनाते हैं हम, 2 फरवरी को, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाते हैं। और ये रामसर साइट कहाँ स्थित है, ये है आपकी ईरान। कहाँ पर है, ईरान में। रामसर साइट कहाँ पर स्थित है, ईरान में, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ था, 1971 में। चलो आगे चलते हैं। और विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया था आपका, 2 फरवरी को। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा है, बांग्लादेश की राजधानी और मुद्रा बताइए क्या होगी। तो बांग्लादेश की राजधानी सबको पता होगी, क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है, ढाका। और अगर मुद्रा की बात करें तो ये भी सबको पता है, क्या है, टका। ठीक है, क्या है, टका। और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, ढाका। तो कुछ इम्पोर्टेंट राजधानी और उनकी मुद्रा ये और जान लो, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट राजधानी और उनकी मुद्राएं, तो ये भी देख लो। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, तो देखो ये हो गए आपके देश, ये क्या हो गए आपके देश, ठीक है। इधर मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, राजधानी। क्या लिखता हूँ, ये हो गया आपका राजधानी। और ये हो गई आपकी क्या, मुद्रा। क्या हो गई, मुद्रा। अब देखो, अब यहाँ से बात करते हैं चीन। तो चीन की राजधानी क्या क्या है, चीन की राजधानी बताइए क्या है। तो चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। क्या हो जाएगी, बीजिंग। और अगर चीन की मैं बात करूं मुद्रा की, तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी, चीन की मुद्रा हो जाएगी युआन। क्या हो जाएगी, युआन। युआन याद रखना वुहान से, ठीक है, वुहान से कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो युआन चाइना से, ठीक है, तो चाइना। मुद्रा क्या हो जाएगी, युआन, ठीक है, राजधानी बीजिंग। अब देखो आगे, म्यांमार। तो म्यांमार की जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी, नापीता। नापीता, नापीता, याद रखना, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, क्यूआर, ठीक है, क्याल, मुद्रा क्याल। अगर बात करें हम ईरान की, तो ईरान की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और मैं बात करूं इसकी मुद्रा की, तो ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की आपकी मुद्रा होती है क्या, ईरान की मुद्रा है तोमान। क्या, तोमान। अब बात करते हैं हम दक्षिण कोरिया। किसकी बात करते हैं, दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी बताओ जल्दी से क्या होगी, दक्षिण कोरिया की राजधानी। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी होगी आपकी सियोल, ठीक है, क्या होगी, सियोल। और इसकी जो मुद्रा होगी वो क्या होगी, वॉन। अगर बात करें हम जापान की, तो जापान
जापान की क्या होगी, ये सियोल होगी और मुद्रा होगी वॉन। अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो। और जापान की मुद्रा की बात करूं तो येन, ठीक है। सऊदी अरब, अब आ गया सऊदी अरब। सऊदी अरब की अगर बात करें राजधानी तो क्या हो जाएगी, रियाद। क्या हो जाएगी, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी, रियाद। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, रियाल। क्या हो जाएगी, रियाल। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो वेनेजुएला। अब क्या आ गया, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है, वो है कारकस, ठीक है, कराकस। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, बोलीबस। बोलीबस। अगर हम बात करें रूस की तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। और इसकी जो मुद्रा है उसकी बात करें तो रूबल हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बताइए दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जल्दी से बताइए दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है। अब अगला देखो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलो अभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखो भारत का अगर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा आपका हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो हेमिस नेशनल पार्क क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब इसमें अगला बात करूं मैं किसकी, अब सभी राष्ट्रीय उद्यान देख लो एक बार, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो तो मैं बात करता हूँ नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान बताइए कहाँ पर है, नामदफा। अरे देख लूँ, लिखे तो नहीं है, लिखे हैं, ठीक है चलो। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, ये होगा आपका बिहार में। कहाँ पर, बिहार। अब आगे देखते हैं अगला, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, भारत का पहला। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा था, हेमिस नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट भारत का पहला, जो कि कहाँ पर है, जो है देवों की नगरी उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ पर है, देवों की नगरी उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलो अगला, इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क। अब बात करते हैं नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये हो गया आपका उड़ीसा में, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो गया, उड़ीसा। अब आगे देखो नागरहोल और जल्दापरा, इन दोनों को बताओ जल्दी, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। नागरहोल हो गया आपका कर्नाटक। क्या हो गया, कर्नाटक में। जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर होगा, कर्नाटक में होगा, ठीक है। अगर मैं जल्दापरा की बात करूं तो ये कहाँ पर है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल।
ममता बनर्जी के यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करूँ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभी बता चुका हूँ। अब आगे देखो साइलेंट वैली, साइलेंट वैली कहाँ पर है? जो साइलेंट वैली है वो है केरल में, ठीक है। कहाँ पर है? केरल, केरल, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्वेश्चन क्या है? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 में। जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ तो क्या स्टार्ट हो गया? स्वदेशी आंदोलन। इसके खिलाफ क्या स्टार्ट हो गया था? स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। और इस टाइम पे कौन था? ये किसके टाइम पर हुआ था? जो बंगाल विभाजन था वो कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन 1911 में क्या हो गया? ये रद्द भी हो गया। 1905 में स्टार्ट हुआ और 1911 में रद्द भी हो गया, ठीक है। चलो अब देखो आगे, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का क्या था? दिन था। इसी के बाद क्या होता है? इसी के बाद हंटर आयोग बनता है। क्या बनता है? हंटर आयोग। इसी जो हत्याकांड के बाद हंटर आयोग बनता है, जलियांवाला हत्याकांड के बाद, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला हत्याकांड। 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। इसी के बाद क्या, इसी टाइम से क्या हो गया? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ और 1911 में वो रद्द भी हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? जल्दी से बताइए, काकोरी ट्रेन डकैती कब की गई थी? ये की गई थी 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब आया? तो पूना पैक्ट आपका 1932 ईस्वी में आया, पूना पैक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता होगा, 1942 1942 ईस्वी में, ठीक है। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन आया। आगे चलते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सबको पता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू थी। और यही क्या थी? यही पहली भारतीय पहली महिला अध्यक्ष किसकी? कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस की। और और इन्हीं को क्या कहा जाता है? कोकला, ठीक है। तो यहीं से बन गया इतना क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? यूएन महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अच्छा, भारतीय महिला अध्यक्ष, यूएन महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। अगर बात करूं, भानु अथैया को कौन सी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया? भानु अथैया को कौन सी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताइए कौन सी फिल्म थी? सबको पता होगा, गांधी, ठीक है। ये गांधी फिल्म के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था? ठीक है, ऑस्कर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र राष्ट्रपति महिला का नाम बताइए। तो भारत की एकमात्र राष्ट्रपति महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, ठीक है। अब तुम एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ से आप मुख्यालय देख लो, मुख्यालय, ठीक है। चलो मुख्यालय की बात करते हैं। ये हो गया आपका मुख्यालय, ठीक है।
इसको मैं बोर्ड पर बताता हूँ। इसको बोर्ड पर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम मुख्यालय की, ठीक है। देखो, पहले बात करेंगे यूनेस्को। मैं लिखते जा रहा हूँ, इनके आप जवाब देते जाइए। ये हो गया यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। UNEP, इसका मुख्यालय बताइए कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADP, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। तो ये 4 हैं, अगले पेज पर 4 देखेंगे, ठीक है। तो देखो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका पेरिस में, ठीक है। कहाँ पर है, पेरिस। अब देखो, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा आपका पेरिस में। अगर मैं बात करूं WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हो जाएगा आपका जिनेवा। कहाँ हो जाएगा, जिनेवा में। यूनेप, ये हो गया आपका, इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, नैरोजी, केन्या के अंदर, नैरोजी, केन्या। अगर बात करूं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADP, इसका कहाँ पर है, मनीला, मनीला फिलीपींस, ठीक है। मनीला फिलीपींस। तो ये यहाँ तक हो गए, अब आगे के देखेंगे अभी, ठीक है। ये मैंने इस साइड में कर दिया, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो, अब क्या कह रहा है, IMF प्लस वर्ल्ड बैंक, ये हो गया IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, IMF और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में। और इसके बाद बात करें UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ, सब बता दिया है पहले, न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगर बात करूं मैं ओपेक का मुख्यालय, तो ओपेक का मुख्यालय बताइए जल्दी से कहाँ पर है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, वियना ऑस्ट्रिया। तो ये वियना ऑस्ट्रिया के अंतर्गत हो जाए, अंदर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हैग, नीदरलैंड के अंदर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का, ये हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। तो मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। एक क्लास और लूँगा, ठीक है, वो क्लास थोड़ी बड़ी होगी। और करंट अफेयर्स का आप देख लेना, पूरे ये लास्ट 6 मंथ का पूरा रिवीजन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कहीं से देख लेना, ठीक है। और सारी क्लासेस रेगुलर आना स्टार्ट हो चुकी हैं, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से ले लेना। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।